नमस्कार। लैंग्वेज पॉइंट पिछोड़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं देवेंद्र शर्मा। जैसा अभी हम पिछले वीडियोस में जो है वर्णमाला का टॉपिक पढ़ रहे थे और वर्णमाला के टॉपिक पर हम सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे थे। तो वर्णमाला के टॉपिक को अपने बड़ी गहनता से समझा और उसके जो 12 वीडियोज हैं उनमें आपको हमने संपूर्ण वर्णमाला की विस्तृत जानकारी दी और आप लोगों ने वर्णमाला के वीडियोज पसंद किए, लाइक किए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज अगला टॉपिक लेकर आए हैं संधि। संधि का नाम सुनते ही प्राय विद्यार्थी लोग घबराते हैं और कहते हैं सर संधि हमें बड़ी कठिन लगती है, संधि को हमें समझ में नहीं आता और सब चीज समझ में आती है पर संधि समझ से परे है। तो देखो आज हम आपको संधि का भय दूर करने वाले हैं और संधि का भय आपको हमेशा के लिए दूर करेंगे। तो देखो बच्चों, संधि बहुत रोचक टॉपिक है, रोचक, सबसे रोचक और सहज है। हम संधि को बड़े सरल और सामान्य नियमों से आपको समझाएंगे और आप संधि का ये पहला वीडियो है और इसी तरह संधि के जितने भी वीडियो जारी हों आप प्रत्येक वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब सारे वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको संधि का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर करें। ठीक है, तो आइए हम संधि के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज हम जानेंगे संधि में संधि का अर्थ, परिभाषा, विच्छेद, संधि के भेद, संधि व समास में अंतर। इन 5 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का चर्चा का विषय है संधि का अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के भेद और संधि व समास में अंतर। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक संधि का अर्थ। संधि का अर्थ मेल या जोड़ है। संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। ठीक है, अब परिभाषा देखिए, मतलब संधि जैसे हमने कहते संधि, संधि मान समधि, सम माने समान, धी माने धारण करने वाला, जो समानता को धारण करे, अर्थात जो समान चीजों को आपस में मिलाए, मतलब सम माने एक जैसा, सबको अपना जैसा बना ले। मतलब संधि का अर्थ है मेल, मेल करना, जोड़ करना, जोड़ना, मिलना। ठीक है, ये संधि का अर्थ हो गया। अब परिभाषा, संधि की परिभाषा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार माने परिवर्तन, विकार कह लो या परिवर्तन कह लो, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें इस परिभाषा में हमने समीपवर्ती शब्द का प्रयोग किया है। समीपवर्ती का अर्थ होता है दो पास पास वाले वर्ण। देखो मेल होता है आप जहां पास पास में हो और जहां पास पास वाले वर्ण होंगे वहीं मेल होगा। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, जब दो समीपवर्ती वर्ण, पास पास वाले वर्ण आपस में मेल होंगे, मिलेंगे और मिलकर उनमें एक नया परिवर्तन होगा, नया विकार होगा, क्योंकि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो फिर वो कुछ परिवर्तन करेंगे, उनमें कुछ विकार होगा, तो बस उसी विकार को संधि कहते हैं। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब देखो नीचे हमने और स्पष्ट कर रखा है, नीचे क्या लिखा है? संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम जो पद होगा, अब जैसे हम संधि करेंगे तो 2 पद बनेंगे, तो संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यानी लास्ट वाला वर्ण एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है। तो जो
समीपवर्ती शब्द का प्रयोग किया है, तो अब हम आपको नीचे स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन से दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मेल करते हैं। ठीक है, तो दो समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? जो प्रथम पद होता है, पहला शब्द होता है, पहले संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक यानी आदि वर्ण, शुरू का वर्ण आपस में मेल करता है, उसी को हम संधि कहेंगे। ठीक है, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब नीचे स्पष्ट देखना, दो शब्द हैं यहाँ, एक जैसे देवालय को हमें संधि विच्छेद करना है, तो उदाहरण से देवालय ले लें, जगन्नाथ ले लें, मनोरथ ले लें। ठीक है, तो अब देवालय में देखो दो शब्द हैं, एक देव एक आलय। अब आपने देवालय को दो समीपवर्ती वर्ण कौन से हैं? पहला शब्द है देव और दूसरा शब्द है आलय। ठीक है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? देव, वा में छोटा आ। आपको हमने वर्णमाला में बताया था कि जिस व्यंजन के नीचे हल चिन्ह नहीं होता, हलंत का चिन्ह नहीं होता, उस व्यंजन में छोटा आ तिरोहित होता है, मिला हुआ रहता है। कि अब जैसे वा है, वा में हलंत तो नहीं है, तो वा ये पूर्ण व्यंजन है और स्वर सहित व्यंजन है। अगर ये स्वर रहित व्यंजन होता तो इसके नीचे हलंत लगता। ठीक है ना, तो वा में हलंत नहीं है, इसका कारण है कि वा में छोटा आ मिला हुआ है। तो देव शब्द का अंतिम वर्ण, मतलब अंतिम वर्ण कौन सा है? वा में छोटा आ, तो यहाँ वा का आ, और दूसरा पद है अपना आलय। आलय का पहला पद, आलय जो पद है, अपना शब्द है, इसका पहला वाला वर्ण क्या हुआ? बड़ा आ। तो हमने क्या लिखा? संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण यानी शुरू का वर्ण आपस में मेल करते हैं। ये दो ही समीपवर्ती वर्ण होते हैं, पहले पद का लास्ट वाला वर्ण और दूसरे पद का पहला वाला वर्ण, ये दोनों पास पास वाले समीपवर्ती वर्ण हैं। और जब ये दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मेल करेंगे, जुड़ेंगे, प्लस होंगे, तब एक नया विकार पैदा करेंगे, नया परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों समीपवर्ती वर्ण जब आपस में मेल हुए, मिले, जुड़े, तो इनने क्या परिवर्तन किया? बड़ा आ बनाया। तो बस जब दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलकर एक नया विकार या परिवर्तन पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, बस इसी परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। तो आपको परिभाषा उदाहरण के सहित समझा रहे हैं, देखा आपने? तो छोटा और बड़ा आ मिलके बड़ा बना। अब जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ में हमने क्या देखा कि पहला पद है जगत और दूसरा पद है नाथ। तो जगत में ता पे देखो हलंत लगा है, इसमें अब स्वर नहीं है, अब ये स्वर रहित व्यंजन है। स्वर रहित व्यंजन में हलंत लगा होता है, ये शुद्ध व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है, तो इसमें हलंत है, तो यहाँ ता लेंगे। ता है, ता में आ है नहीं है, ता, और यहाँ व्यंजन ना है, तो ता, जगत का ता और नाथ का ना, तो इस ना के कारण जगत का ता, जब ता और ना का आपस में मेल हुआ तो ता में क्या परिवर्तन हुआ? ता में ना हो गया, ता जाके ना में चेंज हो गया। यहाँ जहाँ ता था वहाँ ता के स्थान पर ना हो गया, क्योंकि आधा ता है, हलंत वाला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है, तो आधे ता के स्थान पर आधा ना ही बनेगा। तो देखा आपने, तो संधि में दो समीपवर्ती वर्ण मिलेंगे, तो या तो दोनों मिलकर कोई तीसरा अलग वर्ण बनाएंगे या फिर किसी एक वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ ता में परिवर्तन हो गया और ता ना में चेंज हो गया। इसी तरह मनोरथ, अब मनोरथ में आप देखिए मनः धन रथ, तो मनः धन रथ में आपने देखा कि यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। अब विसर्ग का मेल जब राशि हुआ, क्योंकि इसमें विसर्ग का मेल जब राशि हुआ तो विसर्ग किसमें चेंज हो गया? विसर्ग जो है ओ की मात्रा में चेंज हो गया, विसर्ग ही ओ की मात्रा में तब्दील हो गया। तो आपने इन तीन उदाहरणों के से देखा कि जो है दो समीपवर्ती, अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि दो समीपवर्ती वर्ण कौन कौन होते हैं। याद रखना, संधि में हमें बस समीपवर्ती वर्णों पर ही ध्यान देना है,
दो समीपवर्ती वर्ण ही आपस में मिलेंगे, न तो हमें संधि में प्रथम शब्द को इधर से कोई मतलब और ना दूसरे शब्द के लास्ट वाले वर्णों से कोई मतलब नहीं। इन्हें तो जैसा का तैसा उतार देते हैं, बस चेंजिंग होती है इनमें, मेल होता है इनमें। ठीक है, तो आपने परिभाषा जानी कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है। क्लियर है? अब संधि के बाद तो संधि में आपने देखा कि यहाँ का वर्ण यहाँ का ये दो समीपवर्ती वर्ण जब आपस में मेल करेंगे तो तीसरा कोई विकार पैदा करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जो चेंजिंग, जो परिवर्तन, जो विकार है उसी का नाम संधि है। ठीक है, अब एक बात और बताएं, चूंकि संधि हिंदी में नहीं होती, संधि संस्कृत में होती है, क्योंकि संधि मतलब तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती। और संस्कृत के जो शब्द हैं वे तत्सम होते हैं। संस्कृत के जैसे के तैसे शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, वे तत्सम है। तो संधि के जो उदाहरण होते हैं वे सारे तत्सम होते हैं। प्रायः देखना, संधि के जो उदाहरण होंगे और दो वर्ण आपस में मिलकर जो विकार या चेंजिंग करेंगे तो वो संधि होगी, और संधि का उदाहरण तत्सम शब्द होता है, क्योंकि तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। संधि वाला जो प्रकरण है वो संस्कृत का प्रकरण है। अब चूंकि संस्कृत के शब्द हम हिंदी में यूज कर रहे, संस्कृत के जो शब्द है हम हिंदी में यूज कर रहे, इसलिए हिंदी में संधि पढ़ना पड़ती है। हिंदी में इसलिए संधि पढ़ना पड़ती है क्योंकि संधि का प्रकरण टोटल संस्कृत का है। अच्छा, देखिए विच्छेद क्या है। परिभाषा, हमने संधि का अर्थ समझा, संधि का अर्थ मेल या जोड़ है, संधि की परिभाषा जानी। अब विच्छेद, दो चीजें हैं, संधि और विच्छेद। तो संधि तो विकार है, चेंजिंग है, परिवर्तन है, संधि तो यहाँ हो रही। अच्छा, अब संधि के नियमों द्वारा विच्छेद को समझिए। संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर अलग अलग कर देना। जो संधि के नियम लगेंगे, जो ये दो वर्ण आपस में मिलते हैं इनमें अलग अलग नियम होते हैं, ये नियम अपन बाद में समझेंगे। तो संधि के जो दो वर्ण आपस में, समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और ये विशेष नियम पद्धति के अनुसार मिलते हैं, कुछ नियम होते हैं। और ये नियम जैसे ता नाम में क्यों चेंज हो गया, इसका भी एक नियम है जो आगे बताएंगे। तो संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर से अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। अब जैसे देखना, जैसे विद्यालय है और विद्यालय में बड़ा आ और बड़ा आजे आपस में दो समीपवर्ती वर्ण मिले। विद्या में विद्या पद का अंतिम वर्ण बड़ा आ, या यज्ञ पे बड़े या की मात्रा है तो बड़ा आ, और दूसरे पद का बड़ा आ, ये देखो। अच्छा, एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा कि संधि में ये जो दो पद होते हैं तो यहाँ दूसरे पद का जो पहला वाला वर्ण होता है वो जो दिखता है वही लेते हैं। या इस वाले पद को जो दिखता है, जो लिखा रहता है उसी को वो ही मेल करता है, लेकिन दूसरे वाले पद का जो वर्ण होता है वो मात्रा रूप में होता है। उसकी जैसे या पे बड़े या की मात्रा है तो यहाँ बड़ा आ, तो ये पहले पद का जो अंतिम वर्ण होता है वो मात्रा रूप में होता है, और दूसरे पद का जो पहला वर्ण होता है वो मूल रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ बड़ा आ और ये बड़ा आ, ये दो समीपवर्ती वर्ण जब आपस में मिले तो इनने नया चेंजिंग की, क्या किया, बड़ा आ बनाया। तो दो जी आपस में एक विशेष नियम द्वारा मिले और मिलकर इनने बड़ा आ बनाया, तो जो बड़ा आ का जो चेंजिंग हुआ, परिवर्तन हुआ, विकार हुआ, ये संधि है। लेकिन अब नियम द्वारा बड़ा आ बन गया। जैसे अपन ऊपर समझ रहे थे कि छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन गया, है ना। और ता ना से संपर्क करके ता ना में चेंज हो गया, विसर्ग रा से संपर्क करके विसर्ग ओ की मात्रा में चेंज हो गया। तो ये जो चेंजिंग हो रही है ये संधि है। अच्छा, अब बड़े आ में दो वर्ण मिले, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, तो ये मिले हुए वर्णों को अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना विच्छेद कहलाता है। जैसे बड़ा आ और चित्त, ये विच्छेद हुआ और ये संधि हुई, यहाँ संधि हुई और ये विच्छेद हुआ। तो विद्या धन आलय ये संधि का विच्छेद है और विद्यालय संधि है। क्लियर है?
विद्यालय संधि का उदाहरण है, और विद्या धन आलय विच्छेद है। जैसे मना धन रथ, ये विच्छेद है, क्योंकि दो वर्ण आपस में अलग अलग हो रहे, मिल रहे हैं, समीपवर्ती वर्ण मिल रहे हैं, ये विच्छेद है। जब ये दो वर्ण मिलकर कुछ नया बना रहे हैं तो ये संधि हो गई। संधि में समीपवर्ती वर्ण मिलकर कोई नया परिवर्तन करते हैं, वो संधि है। और परिवर्तन जो हो गया, जो मिल गई चीज, वो जो तीसरी बनी और फिर उसको अलग अलग दिखा देना, विच्छेद कहलाता है। तो आपने समझा कि इधर ये इधर जगत धननाथ ये विच्छेद है और जगन्नाथ संधि है। क्लियर है? अच्छा, अब विच्छेद है, विच्छेद का वो आपने समझा कि संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जो मिले हुए वर्ण हैं उन्हें अलग अलग दिखा देना संधि विच्छेद है। जैसे बड़ा आओ बड़ा आज हमने अलग दिखाए, ये देखो ये अलग दिखाए, ये अलग दिखाए, ये अलग दिखाए, तो ये संधि विच्छेद है। ठीक है? अब संधि के भेद, संधि के भेद समझिए। तो देखो संधि के भेद में वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। अब वर्णमाला में आपने पढ़ा था कि वर्णमाला में मुख्य रूप से 2 तरह के वर्ण होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है? अब तीसरा एक विसर्ग भी होता है, चूंकि विसर्ग संस्कृत में है, लेकिन हिंदी में भी उसका प्रयोग होता है, क्योंकि संस्कृत के शब्द हिंदी में जैसे के तैसे आए हैं, तो विसर्ग का प्रयोग हिंदी में, इसलिए वर्णमाला में स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं और विसर्ग के बारे में भी चर्चा करते हैं। इस प्रकार ये 3 तरह के, तो वर्णों के आधार पर संधि 3 तरह की हो गई। संधि 3 प्रकार की, स्वर वर्ण वाली संधि स्वर संधि, व्यंजन वर्ण वाली संधि व्यंजन संधि, और विसर्ग वाली संधि विसर्ग। तो स्वर संधि नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो आपने देखा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि होती है। अब एक बात तो ध्यान रखना है कि संधि की पहचान प्रारंभिक वर्ण से होती है। संधि की पहचान कहाँ से होती है? प्रारंभिक वर्ण से होती है। ठीक है? तो प्रारंभिक वर्ण से कैसे होती है, ध्यान से देखें आप। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ देखा कि देवालय, अगर पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर है, पहले पद का अंतिम वर्ण अगर स्वर है तो इसलिए इसका नाम स्वर संधि रख दिया। पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है तो व्यंजन संधि, पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है तो विसर्ग संधि रख दी। ठीक है ना? इस प्रकार संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपने संधि का अर्थ समझा, संधि की परिभाषा जानी, विच्छेद क्या है और संधि के भेद। अब संधि और समास में क्या अंतर है? देखो, संधि और समास में बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो ये है कि संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में 2 समीपवर्ती वर्ण मिलकर और एक तीसरा वर्ण या तीसरा परिवर्तन या चेंजिंग करते हैं। ठीक है? तो ये समीपवर्ती वर्ण मिलकर कोई परिवर्तन करें, वो संधि है। तो संधि में वर्णों का मेल होता है। और समास में वर्णों का मेल नहीं होता, समास में पदों का मेल होता है। 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो समास में शब्दों का मेल होता है, शब्द या पदों का मेल होता है, वर्णों का मेल नहीं होता। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि संधि में वर्ण मिलते हैं, समास में शब्द मिलते हैं। दूसरा अंतर ये है कि संधि में मात्रा या वर्ण का लोप होता है, मात्राओं या वर्ण का लोप होता है। लेकिन समास में या तो शब्द 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में या तो कारक विभक्तियों का लोप होगा या फिर किसी शब्द का लोप होगा। तो शब्द का भी लोप हो सकता है, उनके बीच पदों के बीच कारक विभक्तियों का भी लोप हो सकता है। तो ये दूसरा अंतर है। समास के पदों के बीच कारक विभक्तियों का लोप होगा तभी 2 पद आपस में मिलकर एक सामासिक पद बनाएंगे। जब उनके बीच में आई हुई कारक विभक्ति या कुछ शब्द आप लुप्त हो जाएंगे तब वे आपस में मिलकर सामासिक पद बनाएंगे। अब संधि में न तो शब्द का लोप होता है न कारक विभक्तियों का लोप होता है। संधि में तो या तो मात्रा का लोप होगा या किसी वर्ण का लोप होगा। तो दूसरा अंतर ही हो गया। तीसरा अंतर क्या है संधि और समास में? तीसरा अंतर है कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती।
समास किसी भी प्रकार के शब्दों में हो सकता है, समास तत्सम शब्दों में भी हो सकता है, तद्भव शब्दों में भी हो सकता है, देशज विदेशज किसी भी तरह के शब्दों में समास हो सकता है। तो संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। अच्छा, तो ये आपने संधि और समास में अंतर जाना, और इस प्रकार हमने आज संधि के इस प्रकरण का पहला जो है वीडियो आपको समझाया, और इसमें आपको 5 बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। जरूर आपको समझ में आई होंगी, और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और अपना और अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत।